हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक जो है इसके क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 को देख लिए हैं। आज हम लोग जो है अध्याय 3 से देखेंगे और अध्याय 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए हम लोग क्लास 8 का जो है अध्याय 3 को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग्रेज को मुगल बादशाह से बिहार उड़ीसा की दीवानी दिया गया था। तो किस अंग्रेज को जो है मुगल बादशाह द्वारा बिहार उड़ीसा की दीवानी दिया गया था। तो ये दिया गया था क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है बिहार और उड़ीसा का दीवानी दिया गया था मुगल बादशाह के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाने के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामले की मुख्य शासक तो बन गई, लेकिन कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए ऐसे रास्ते ढूंढना चाहिए जिससे काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करने के लिए कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदते। तो दोनों इसमें स्टेटमेंट सही है। 1765 में कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का निर्यात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान को बेचती थी। तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे गलत है, इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी की व्यवस्थित करने की रास्ता ढूंढना था। इसलिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली के लिए कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल कर सके और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों की कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ये निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। 1765 से पहले ये खरीदती थी। यहाँ दिया गया है 1765 के बाद, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, 1770 के बंगाल में अकाल के कितने लोग की मृत्यु हुई। तो इसमें तो लगभग 1 करोड़ लोग की मृत्यु हुई थी। 1770 में अकाल पड़ा था। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो यहाँ जो है बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। अकाल कब आया था? 1770 में, और लगभग 1 करोड़ लोग की जो है मृत्यु हो गई थी। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासन काल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है कर्नवालिस के काल में लागू हुआ था 1793 में। तो 1793 में जो है 1793 में कर्नवालिस के काल में जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देखिए, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस बंदोबस्त शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई। तो ये सही है। 1793 में जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था और इस बंदोबस्त के शर्त के हिसाब से जो है राजाओं और तालुकदारों को जो है जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 19वीं सदी के पहले दशक में बाजार में कीमतें कारने लगी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा, जिससे जमींदारों की आमदनी में सुधार हुआ, लेकिन कंपनी का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित सही है। तो 1 to 3 इसमें सभी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाए जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ती और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। कंपनी द्वारा जो है राजस्व तय कर दिया गया था, उसने कितना तय मतलब राजस्व देना है। तो इससे जो है कंपनी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। किसान को फायदा हुआ, लेकिन कंपनी को फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त को निम्न में से किस प्रांत में लागू किया गया था। तो इसको जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माहलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में चलाई गई थी।
तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है उत्तर प्रांत में उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी तो अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा चलाया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। और महलवाड़ी बंदोबस्त होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है एक नई व्यवस्था तैयार की गई जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। तो उत्तर भारतीय समाज के विकास मतलब सामाजिक संस्था को बचाए रखने के लिए जो है हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था जो है लागू की गई थी। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से महलवाड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था महलवाड़ी जिसे 1822 में लागू किया गया, ये सही है। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व का अस्थायी रूप तय नहीं किया गया बल्कि उसे समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा मुखिया के बजाय जमींदार को सौंपा गया था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसे मुखिया को सौंपा गया था। यहाँ देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए जो है होल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उनको बचाए रखना चाहिए। उनके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेती को मापा और समूह के रीति रिवाजों का दर्ज दिया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिस्सा लाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसे समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दिया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त में क्या था? जमींदार को जो है राजस्व इकट्ठा करने के लिए दिया गया था और महलवाड़ी बंदोबस्त में जो जमींदार के बजाय जो है गांव के मुखिया को राजस्व इकट्ठा करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, निम्न से महाल क्या है? तो महाल जो गाँव का समूह है। तो महाल किसे कहा जाता है? गाँव के समूह को जो है महाल कहा जाता है। यहाँ दिया गया निम्न से सूची को मिलान कीजिए। तो अभी हम लोग देखे थे अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था और महलवाड़ी बंदोबस्त जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा और रैयतवाड़ी टॉमस मुंडो के द्वारा। तो इस तरह जो हम लोग का ए का 2 हो जाएगा और बी का 3, सी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो रैयतवाड़ी क्या है? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। तो दक्षिण भारतीय इलाका में जो है अस्थायी बंदोबस्त जो 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था, इसके स्थान पे जो है अस्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था और इस व्यवस्था को जो है टॉमस मुंडो ने विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में लागू हो गया। तो इस व्यवस्था को टॉमस मुंडो द्वारा विकसित किया गया था और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में ये लागू हो गया था। रीड और मुंडो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो कर्नल रीड और मुंडो को ऐसा लगता था दक्षिण जो भारत है इसमें ज़मींदार नहीं है, इसलिए उसे किसान से जो है बंदोबस्त करना चाहिए राजस्व के लिए और इसे जो है ज़मीन पर खेती करते आ रहा है पीढ़ियों से, उसे किसानों से। और रैयतवाड़ी इसका नाम इसलिए है क्योंकि किसान को ही रैयत कहा जाता था। इसे पूछा गया कौन सा सत्य है? तो 1, 2 और 3 में सभी स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए मुंडो व्यवस्था, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए अस्थायी बंदोबस्त की जगह पर नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे कर लिए गए कुछ इलाकों पर व्यवस्था को जो है आजमा कर भी देख लिया। टॉमस मुंडो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू की गई। तो पहले जो है कैप्टन जो अलेक्जेंडर रीड थे इसके द्वारा जो टीपू सुल्तान से जो युद्ध में जगह लिया गया था उस पर अपनाया गया था और लेकिन टॉमस मुंडो जो है इसे दक्षिण भारत में लागू कर दिए। नेक्स्ट, निम्न में से नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था? तो कपड़ा को रंगने के लिए जो नील का प्रयोग किया जाता था। तो कपड़ा को रंगने के लिए नील का प्रयोग किया जाता था। यहाँ देखिए चित्र दिया गया 5, कलमकारी छापा 20वीं सदी में भारत और मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड में। तो ये 5 और 6 चित्र के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंग्रेज के अनुसार ग्रामीण इलाकों में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलों का भी पैदा की जा सकती है। इसके बाद ये स्टेटमेंट सही है। अंग्रेज के अनुसार जो है
ग्रामीण इलाका में केवल राजस्व प्रदान ही नहीं कर सकते हैं, यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से जो है फसल भी पैदा करवा सकते हैं। लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसले के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन और नील, असम में चाय इत्यादि के लिए। तो 150 साल तक जो है अंग्रेज देश के विभिन्न भाग में किसी न किसी फसल के लिए किसान को मजबूर करते थे, जैसे बंगाल में पटसन और नील के लिए और असम में चाय के लिए। आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी और ब्रिटिश के प्रसिद्ध कवि और कलाकार मैरिज द्वारा बनाए गए फूल का रंग एक समान लाल रंग का इस्तेमाल किया गया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पूछा गया कौन सा गलत है, तो केवल 3 इसमें गलत है। यहाँ देखिए, अंग्रेज ने यह महसूस किया ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते बल्कि वहाँ यूरोप की जरूरत के हिसाब से फसल पैदा की जा सकती है। इसके बाद लगभग 150 साल तक जो है विभिन्न भागों पर, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल के लिए जो है जबरन करवाएं। निम्न से कलमकारी और मोरिस कॉटन छपाई कौन सी रंग का इस्तेमाल होता है, तो नीला रंग का। तो कलमकारी और मोरिस कॉटन छपाई में जो है नीला रंग का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न से मॉरिस कॉटन छपाई किस प्रसिद्ध कवि और कलाकार द्वारा बनाए गए, तो ये जो मॉरिस कॉटन छपाई है ये विलियम मॉरिस के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, तो विलियम मॉरिस के द्वारा। निम्नलिखित में से वोड नामक पौधा कौन सी क्षेत्र में उगता है, तो वोड नामक पौधा जो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। तो वोड नामक पौधा कहाँ उगता है, तो शीतोष्ण क्षेत्र में। वोड नामक पौधा कहाँ उगता है, तो शीतोष्ण क्षेत्र में ये उगता है। निम्नलिखित में से नील की खेती के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नील रंग बनाने के लिए वोड नामक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये स्टेटमेंट सही है। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप के उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में आसानी से मिल जाते थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 18वीं सदी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई, ब्रिटेन के औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1, 2, 3 इसमें तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था, तो 30%। तो 1788 में जो ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया था नील, इसमें भारतीय नील का 30% हिस्सा था। यहाँ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। इसके बाद नील के कारोबार में भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आने लगे। ये भी सही है। जिनके पास नील का पैदावार के लिए पैसे नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार था। ये भी सही है। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील का हिस्सा केवल लगभग 95% था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। हम लोग देखिए 30% था, तो इसमें पूछा गया कौन सा सत्य है, तो 1, 2 और 3 इसमें सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अफ्रीकी बगान में काम करने वाले गुलामों ने कब बगावत की, तो 1791 में जो अफ्रीकी बगान में काम करने वाले जो है बगावत किए थे। नील की खेती 2 मुख्य तरीके कौन सा है, तो नीज और रैयत। तो नील की खेती का 2 मुख्य तरीका था, नीज और रैयत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से नील खेती व्यवस्था की समस्या के बारे में क्या सही है। तो नील की खेती के लिए केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। नील की खेती के लिए छोटे छोटे भूखंडों की जरूरत होती थी। तो ये देखिए ये गलत है। खेती जो है उपजाऊ जमीन पर की जा सकती है, तो इसे बड़े जगह की जरूरत होती थी। जिसमें नील की खेती होती थी उसमें किसानों के हल बैल भी धान की खेती में व्यस्त रहते थे। नील की खेती के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। ये भी सही है। इसमें गलत कौन सा है, तो नील की खेती के लिए छोटे छोटे भूखंड की जरूरत होती थी, ये गलत है। आगे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नीज खेती व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे या मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। रैयत व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयत के साथ एक अनुबंध करते थे और नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिक से नगद कर्जा मिल जाता था और कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है नील की खेती से संबंधित सही है। वो जो कर्जा लेते थे उस हिसाब से 25% जमीन पर जो है कम से कम रैयत को खेती नील की करनी पड़ती थी। नेक्स्ट देखिए 25वां क्वेश्चन है, रैयत की कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था। जो 25% भूमि पर जो है रैयत को कम से कम नील उगाना पड़ता था। निम्न में से बंगाल के रैयत का नील विद्रोह कब हुआ था, तो नील विद्रोह कब हुआ था बंगाल का, जो है ये हुआ था मार्च 1859 में। तो मार्च 1859 में जो है नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। नील खेती करने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया था। और इसी विद्रोह को जो है नाटक के रूप में कौन लिखा है, दीनबंधु मित्र द्वारा है, जो लिखा गया है नील दर्पण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नील विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रैयत ने नील की खेती से इनकार कर दिया। ये सही है। नील रैयत को बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखिया का समर्थन मिल सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं मिला था। नील के किसानों को लग रहा था कि 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजी सरकार इस संघर्ष में उनका साथ नहीं देगी। तो ये भी सही है। मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने नोटिस जारी किया कि जिसने कहा था कि रैयत को नील की अनुबंध मानने की मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया, कौन सा सही है। तो इसमें देखिए 1, 2 और 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। तो नील के किसान को यह लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 के बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रैयत ने नील की खेती से इनकार कर दिया, जिससे विद्रोह फैला। रैयत ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया था। मजिस्ट्रेट एशले ईडर ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा था कि रैयत को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट एशले के द्वारा जो है, एशले ईडर के द्वारा नोटिस जारी करके कहा गया था रैयत को नील का अनुबंध करने के लिए जो है मजबूर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट 1859 में नील विद्रोह के समय नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एशले ईडन। तो नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एशले ईडन जो है नील आयोग के अध्यक्ष थे 1859 में। तो नील आयोग के अध्यक्ष एशले ईडन थे। इसी तरह हम लोग का जो है अध्याय नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अध्याय नंबर 4 देखेंगे और अध्याय 4 है आदिवासी दीकू और एक स्वर नियुक्त की कल्पना। तो आदिवासी दीकू और एक स्वर नियुक्त की कल्पना हम लोग देखते हैं। यहाँ निम्न में से किस वर्ष बिरसा नाम एक आदिम को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगल में गांव में घूमते देखा गया? तो बिरसा नाम के एक आदमी को जो है झारखंड के छोटा नागपुर के जंगल में कब देखा गया था? तो ये देखा गया था 1895 में। तो 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगल और गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी छोटी ढेरी की कई गुना बढ़ा सकता है। तो बिरसा के बारे में जो है ऐसा कहा जाता था, उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह बीमारी दूर कर सकता है और अनाज की छोटी छोटी ढेरी को जो है की गुना में बढ़ा सकता है। और इसे भटकते देखा गया 1895 में जो है जंगल में छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और बिरसा का मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और इसी के जन्म दिवस पर जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है हम लोग का जनजाति गौरव दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग कहते थे बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियां, वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता है और अनाज की छोटी छोटी ढेर को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये सही है। बिरसा ने खुद ऐलान किया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा करने और दीपकों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा था। ये भी सही है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। तो बिरसा का आंदोलन जो है आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। ये स्टेटमेंट भी सही है। अंग्रेज को बिरसा आंदोलन ने राजनीतिक उद्देश्य में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो अंग्रेज को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही नहीं है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, बिरसा ने खुद यह ऐलान दिया था कि भगवान के लोगों की रक्षा और दीकुओं को जो है गुलाम से आज़ाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन न था कि उनकी समस्या दूर करने आया है। तो लोगों को यकीन था जो उसका समस्या दूर करने आया है। निम्न में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो मुंडा परिवार में। तो बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। मुंडा क्या है? जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर क्षेत्र में रहता है। इसी में जो है बिरसा का जन्म हुआ था। बिरसा के समर्थकों ने इलाकों में दूसरे आदिवासी संथाल और उमराव को भी शामिल है। तो बिरसा के समर्थक में जो है दूसरे आदिवासी संथाल और उमराव भी इसमें शामिल है मुंडा में। निम्न में से झूम खेती के अन्य किस नाम से जानते हैं? तो झूम खेती को जो है घुमंतु खेती के नाम से भी जानते हैं। तो झूम खेती को घुमंतु खेती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए है निम्नलिखित में से झूम खेती के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। ये सही है। झूम खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती थी। घुमंतु किसान खेत को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें खेत में बिखेर देते थे। झूम खेती में एक बार फसल काटने के बाद दूसरी जगह चले जाते थे जहां उन्होंने फसल काटी और कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। तो इसमें जो है 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? झूम खेती अधिकांशतः जंगल और बड़े बड़े भूखंड पर किए जाते थे। तो ये बड़े बड़े भूखंड पर नहीं किए जाते थे, इसलिए इसमें 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। नहीं देखिए, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहते हैं। तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जमीन को क्या कहते हैं? पड़ती। तो जिसको खेती करके छोड़ देते उसे पड़ती कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए है
निम्नलिखित में से शिकारी और संग्राहक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बहुत सारे इलाके में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते और वन उत्पादन को इकट्ठा करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो ये सही है। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे, जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। तो ये भी सही है। ये लोग जंगल में से मिले फल और जड़ें खाना खाते थे और खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ का तेल उपयोग करते थे। ये भी सही है। तो इसमें 1, 2 और 3 सभी सही है। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और हाथों लगता तो उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुए के बीजों का तेल का इस्तेमाल करते थे। निम्न में से खोंड समुदाय किस राज्य में रहते थे? तो खोंड समुदाय कहाँ रहते थे? तो उड़ीसा में। तो खोंड समुदाय कहाँ रहते थे? तो ओडिशा में रहते थे। तो खोंड समुदाय ओडिशा में रहते थे। ओडिशा कहाँ है? तो यहाँ ओडिशा है। तो खोंड समुदाय ओडिशा में रहते थे। निम्न में से किस राज्य में लवारिया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे? तो किस राज्य के लबारिया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे? तो लबारिया समुदाय किस राज्य के हैं? तो ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के लवारिया समुदाय ये भैंस का झुंड पालते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबारिया, तो पंजाब के कौन है? वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लवारिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरड़िए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित से सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो अभी हम लोग देखे थे लवारिया समुदाय कहाँ के थे? तो आंध्र प्रदेश के थे। तो लवड़िया समुदाय आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। फिर गद्दी अभी हम लोग देखे थे, गद्दी कहाँ के थे? तो हिमाचल प्रदेश के थे। तो गद्दी हिमाचल प्रदेश और खोंड देखे थे उड़ीसा के। तो खोंड कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का। और बकरवाल कश्मीर का। तो इस तरह हम लोग का देखिए 1 का 2 हो जाएगा। तो 1 का 2 बस 1 में है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बैगाओं के बारे में सही कथन कौन सा है? तो बैगाओं इसमें से कौन सा है? बैगा जनजाति औरों के लिए काम करने के लिए कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर जिंदा रह सकती थी। फिर है मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो ये सभी स्टेटमेंट बैगा के बारे में सही है। बैगा जनजाति दूसरा काम नहीं करना चाहते थे और उसे मजदूरी करना उसके लिए अपमान की काम थी, और वो खुद को जंगल का संतान मानते थे और जंगल की ही उपज पे जिंदा रहना चाहते थे। तो 1, 2 और 3 इसमें सभी बैगा से संबंधित सही है। निम्न में से मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती मतलब झूम खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बेवर। तो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को बेवर कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ देखिए, आदिवासी मुखिया का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्ति छीन ली गई। ये सही है। आदिवासी मुखिया था इसका जमीन पर मालिकाना हक रहा, लेकिन इसका शासकीय शक्ति छीन ली गई। आदिवासी मुखिया का अंग्रेजी में प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था, उन्हें नजराना देना पड़ता था। तो आदिवासी मुखिया अंग्रेज के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था और उसे नजराना देना पड़ता था। अंग्रेज के आने से पहले कई जगह पर आदिवासी मुखियाओं ने अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन पर प्रबंधन से स्थानीय नियम खुद बनाते थे। तो आदिवासी अंग्रेज आने से पहले आदिवासी मुखिया की अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ये सभी स्टेटमेंट आदिवासी मुखिया के संबंध में सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में घुमंतू काश्तकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो घुमंतू काश्तकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ऐसे समूह से अंग्रेज को काफ़ी परेशानी होती थी, जो वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करें, क्योंकि अस्थायी रूप से एक जगह रहने पर किसानों को नियंत्रित करना आसान था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। झुम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज की कोशिश कामयाब रही। ये कामयाब नहीं रही, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखिए है, निम्न से कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या है, अंग्रेज ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। अंग्रेज जंगल पर अधिकार ग्रहण करके राज्य की संपत्ति जंगल को घोषित कर दिया। आरक्षित वन में लोग को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशु का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ये भी सही है। आरक्षित वन में जो लोग को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने और शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। इस वन कानून के कारण झूम काश्तकारों को रोजगार और काम के लिए मजबूरन एक जगह पर रहना पड़ा।
तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो एक जगह पे कभी नहीं रहे। तो इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है, केवल 3 इसमें जो है असत्य है। निम्नलिखित में से असम में वन सत्याग्रह किसने किया था? तो असम में वन सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? सोग्राम संगमा द्वारा। सोग्राम संगमा द्वारा जो है असम में वन सत्याग्रह किया गया था 1900 में। सोग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे, आदिवासी के विद्रोह की तरह ही विद्रोह थे। निम्नलिखित में से जनजातियों के व्यापार की समस्या पर चर्चा करें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। रेशम के व्यापारी अपने एजेंडे को भेजकर आदिवासी को कर्जे देते थे और कृमि कृषि को इकट्ठा कर लेते थे। जनजातियों को 1000 कृमि कृषियों के 3-4 रुपये मिलते थे और इसके बदले उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और बिचौलियों को बीच कली का काम करने वाले रेशम उत्पादकों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। पूछा गया इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें जो है बिचौलिए के काम करने वाले को बहुत ज़्यादा फायदा होता था, ये गलत है। बाकी 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से जनजातियों को कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। तो जनजातियों के द्वारा किया गया था कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह के बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारिक व महाजनों द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथाल ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। तो मध्य भारत में जो है बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। और 1855 में कब हुआ था? संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ था। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। तो बिरसा जो आंदोलन कर रहे थे, जिसे कहा जाता है मुंडा विद्रोह, तो ये भी इसी तरह का विद्रोह था। नेक्स्ट देखिए है, निम्न से मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो अभी हम लोग देखे थे बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में। तो 1910 में जो है मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। 1940 में जो है महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ था। तो 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह और 1940 में जो है महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ था। 1855 में संथाल विद्रोह और 1831-32 में जो है कोल आदिवासी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखिए दिया गया विद्रोह को मिलान करना है। तो कोल विद्रोह 1831 में अभी हम लोग देखे, फिर बरली विद्रोह 1940 में, बस्तर विद्रोह जो है 1910 में और संथाल विद्रोह 1855 में इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, उसी को मिलान करना है। निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा के बारे में असत्य कथन पर विचार कीजिए। बिरसा ने अपने समर्थक को दीकवों के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया। तो ये सही है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरी और हिंदू जमींदार दोनों का विरोध किया। तो ये भी सही है। अंग्रेज को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं थी, जिसे परेशानी थी, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो सी गलत हो जाएगा। अंग्रेज को तो परेशानी थी बिरसा के आंदोलन से। इसी तरह जो हम लोग का अध्याय नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है अध्याय नंबर 5 देखेंगे और अध्याय नंबर 5 है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो अध्याय नंबर 5 है जब जनता बगावत करती है और 1857 की क्रांति के बारे में इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग अध्याय नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए। आगे का अध्याय हम लोग नेक्स्ट जो है देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा और इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।